नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 37 भंडार गृहों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे पास अनाज रखने की पूरी क्षमता नहीं थी। सरकार आते ही 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया। 3 साल में किसानों ने माना है कि किसानी में नुकसान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि 37 भंडार गृह बनने से किसानों को काफी फायदा होगा। मंडी समिति और सहकारिता ये दोनों मिलकर के 2018 में जो एक एमओयू मंडी समिति के साथ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने किया था, उस क्रम में 37 भंडारण गृहों की स्थापना के कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसकी उपयोगिता को इसलिए भी समझ सकता हूं क्योंकि अगर किसानों की आय को दुगना करना है तो हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय हमारे सामने एक चुनौती थी। जब मैंने बैठक बुलाई थी तो बैठक के दौरान मेरे सामने सबसे पहला प्रश्न ये उठाया कि हम लोग किसानों से खरीदेंगे तो, लेकिन ये गेहूं रखेंगे कहां? हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। और जब हम लोगों ने, क्योंकि 19 मार्च को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, 1 अप्रैल से गेहूं क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, तो सबसे पहला प्रश्न स्टोरेज का ही हमारे सामने उठा था। और इसके बाद जब ये कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की भी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार भी किसानों से उनके उत्पाद को खरीदेगी। किसान की उत्पाद को खरीदना, उसको क्रय करना और अगले 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, यह अपने आप में एक सपना था। और वो सपना 2017 में सरकार के आने के साथ प्रारंभ हुआ। पहले ही वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के खाते में देने का कार्य किया गया था। अगर हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं होती तो हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे। और उस समय भी इस बात को हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं, जब भी हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं तो ये प्रश्न स्टोरेज की उठती ही है। और जहां पर स्टोरेज नहीं, हम खरीद तो लेते हैं लेकिन स्टोरेज नहीं, तो बारिश में या फिर जहां तहां वह उत्पाद खराब होती है, सड़ती है, फिर उसी सड़े हुए माल को हम लोग जनता में वितरित करने का कार्य नहीं करते हैं, यानी धोखा है जनता के साथ। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 3 वर्ष के दौरान इसको बदला गया, लोगों के सामने एक नया माहौल दिया गया और हर वर्ष किसानों की उपज को खरीदने का कार्य आज लगभग 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि जब किसान को सरकार उसकी उपज का उचित दाम देने लगता है तो किसान न केवल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य करती है, तो इसके माध्यम से मार्केट को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है, कालाबाजारी पे भी रोक लगती है, अन्नदाता किसान का शोषण रुकता है और जो किसान
एक समय में खेती किसानी से विमुख होकर के जहां तहां मजदूरी करने के लिए, प्लान करने के लिए मजबूर होता था, पिछले 3-3.5 वर्षों में वही किसान वापस अपनी खेती के लिए वापस फिर से आया है और उसको एक विश्वास हुआ है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि एमएसपी के अच्छे दाम मिलने के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ है। और आज उसका परिणाम है कि किसानों ने फिर से, जो परंपरागत खेती किसानी का कार्य करते थे, इससे विमुख हो रहे थे, वे लोग फिर से अपनी खेती की ओर मुड़े हैं और फिर अन्नदाता किसान के रूप में अपनी भूमिका को फिर से उसी रूप में उन्होंने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। मंडी समिति में अगर स्टोरेज क्षमता हम लोग तय कर लें, स्थापित कर लें, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार इसे कंट्रोल करने में लगे हैं और अधिकारियों को हर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसे लेकर आज यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार की रणनीति को लेकर जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड के संदर्भ में टीम 11 की बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग पर आज पुनः विशेष जोर दिया। उन्होंने आदेश दिया है कि अब लगभग जहां प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारी पर कैपिटा टेस्टिंग को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम 1.5 लाख तक टेस्टिंग ले जाएं और उसके प्रथम चरण में एंटीजन टेस्ट से कम 85,000 और आरटीपीसीआर टेस्ट से कम 45,000, यानी 1,30,000 के आसपास तक न्यूनतम हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये निर्देश आज उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को और मेडिकल एजुकेशन को और ज़िले के जहाँ भी जिलाधिकारी और उनकी टीम है उनको टेस्ट कराने के लिए दिया गया। जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए एक कारगर रणनीति बनाकर इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का भी निर्देश आज उन्होंने टीम 11 के सभी अधिकारियों को दिया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फ़र्क पड़ा है, कुछ इम्प्रूवमेंट कई जनपदों में आया है, जहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से और सीएम हेल्पलाइन से जो पेशेंट्स हैं उनको फ़ोन गया है, उससे जो है बेहतर एक फीडबैक भी लोगों को मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वेलेंस को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वेलेंस का मतलब ये हुआ कि फील्ड में जो है घर घर जो डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है, वहाँ टेस्टिंग जरूर की जाए, जिससे जहाँ भी कहीं भी अगर कोई सिम्टोमेटिक आदमी मिल जाता है, पेशेंट मिल जाता है, तो उसकी तुरंत जो है मेडिकल उपचार शुरू हो, जिससे कि मृत्यु दर कम हो और बेहतर सर्वेलेंस से जो है लोगों को जल्दी इलाज मिल सके। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। चिकित्सालयों को बेड्स भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट ने, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो वेंटिलेटर्स हैं और HNFC मशीन्स हैं जो है ऑक्सीजन फ्लो मेंटेन कराती हैं, बाकी जो दवाएं हैं इनके लिए विशेष रूप से क्रय करने के लिए निर्देश आज दिया गया। तकनीकी स्टाफ को बढ़ाने का निर्देश दिया, नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने का निर्देश दिया और मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से मुक्त रखने का भी निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन जो OPD सेवा है ई-संजीवनी, ये काफ़ी उपयोगी और कारगर सिद्ध हो रही है और कई लोग जो है ऑनलाइन डॉक्टर से जो है सलाह ले रहे हैं। ई-संजीवनी सेवा का और प्रचार प्रसार हो और हम अपील करना चाहेंगे कि जो ई-संजीवनी ऐप है और जो ई-संजीवनी का जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसके अंतर्गत अगर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन जो है ई-संजीवनी में जाकर डॉक्टर्स को जो है आप संपर्क कर सकेंगे। खाद के बारे में आपको पता है कि लगभग 50 FIR अब तक जो है खाद के अंतर्गत जो फर्टिलाइज़र है उसके अंतर्गत कर ली गई हैं। कहीं भी जो है कोई शिकायत भी आती है या कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता की बात आती है तो FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और अब भारी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। गोवंश के नस्ल के सुधार के अभियान के अंतर्गत जो है दुग्ध
पालन और पशुपालन विभाग पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो पूरा सिस्टम है गौवंश इम्प्रूवमेंट का, उस पर विशेष कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी कार्य हो रहा है। कई क्षेत्रों में जो है पानी का जो लेवल है घटना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरा है। कुछ ग्राम मैरून हैं, उनमें विशेष रूप से जो है ध्यान देने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया है। अब तक 2,02,000 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज करते हुए 3,91,000 लोगों को नामजद किया गया है। 69,464 वाहन सीज किए गए हैं। 68 करोड़ 36 लाख शमन शुल्क जमा किया गया है। 4,32,000 से अधिक वाहनों का परमिट आवश्यक वस्तुओं के लिए किया गया है। 881 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। फेक न्यूज़ के 2,342 मामले सामने आए हैं और कंटेनमेंट जोन जो है कुल 14,997 की संख्या है, जिसमें 1,186 जो है थाने हैं और 14 लाख मकान हैं। 81 लाख लोग इनमें निवासित हैं और 36,824 केसेस इन कंटेनमेंट जोन्स में हैं, जिनके माध्यम से जो है जिनके कारण से उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,124 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,575 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,44,754 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 73.33% हो गया है, 73.33%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,059 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,21,253 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक 47,96,488 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,290 पुल लगाए गए, जिसमें 301 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 358 पुल लगाए गए, जिनमें 24 में पॉजिटिविटी आई। आरोग्य सेतु ऐप से जिनको अलर्ट जनरेट हुआ है, वैसे 9,99,421 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से कल प्रदेश के 2,040 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक 41,950 लोग इसमें चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा इस समय बल दिया जा रहा है और जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनकी इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि वो प्रत्येक दिन प्रातः किसी एक कोविड चिकित्सालय में समीक्षा बैठक करेंगे और सायंकाल वो जो कोविड कमांड सेंटर है वहाँ पर एक समीक्षा बैठक करके 2 बार दिन भर में समीक्षा बैठक करके स्थिति पर नज़र रखेंगे। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है पॉजिटिव केसेस की, उसकी हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करवाया। जो WHO के मॉनिटर्स होते हैं जिलों में, उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक्सटर्नल मॉनिटरिंग कराई गई और उससे ये पता चलता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में व्यापक सुधार हुआ है। यूपी में तेजी से बढ़ रही आपराधिक वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आजमगढ़ के निजामाबाद में युवक की हत्या हुई, जबकि बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद जहां यूपी की राजनीति गर्मा गई, वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इस मामले पर यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हत्या में नामजद 10 आरोपियों में से 6 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी की तलाश जारी है।
दिनांक 24/8/2020 को थाना फेफना जनपद बलिया अंतर्गत रतन सिंह, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं, की उनके पटीदारों द्वारा लाठी डंडे और गोली मारकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए, जिसमें कि 10 लोग नामजद थे, त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी 26 दिसंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के 8 जिलों के लिए राहत सामग्री भेजी है। 8 गाड़ियों पर लदी राहत सामग्री को महेश गुप्ता ने राजभवन से झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश राज्य शाखा के जरिए बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के 20 जिलों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसे लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन ले रही है। वहीं यूपी में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस हिसाब से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, उससे कई तेजी के साथ कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। देश में नए कोरोना केस आने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 महामारी के 60,975 नए मरीज सामने आए हैं और 848 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 31,67,324 हो गई है। इनमें 60,04,348 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 24,04,585 ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 58,390 लोग महामारी के कारण मौत के आगोश में आ चुके हैं। दुनिया भर में 2.40 करोड़ केस आने के बाद टॉप 8 देशों में नए कोरोना केस घटने शुरू हो गए हैं। इन 8 देशों में दुनिया के 2/3 कोरोना केस है। ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कोरोना पर लगातार खुशखबरी मिल रही है। अमेरिका और भारत में भी कोरोना केस में वृद्धि की दर में गिरावट आई है। ऐसे में मैक्सिको अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना केस में गिरावट आने के बाद दोबारा केस बढ़ने लगे। अब बात भारत के तमाम राज्यों की। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमण की दर लगातार घट रही है। तमिलनाडु कोरोना केस के मामले में देश के टॉप 5 लिस्ट में शामिल रहा है, लेकिन पिछले महीने से वहां कोरोना केस घटने लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत 500 नए पॉजिटिव केस पाए गए। इससे पहले सीएमओ कार्यालय के एडिशनल सीएमओ समेत 5 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। सीएमओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज राजधानी में 500 केस की पॉजिटिव रिपोर्ट अब तक आ चुकी है। विवरण शाम तक उपलब्ध कराया जाएगा। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। मंगलवार सुबह तक राजधानी में 7,193 मरीज एक्टिव केस हैं। अभी तक 15,305 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 4,851 होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 291 मरीजों की मौत हो चुकी है। सीएमओ के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके कांटेक्ट में आए अधिकारियों की जांच की तैयारियां की जा रही हैं। सीएमओ लखनऊ के पॉजिटिव आने से पहले एडिशनल सीएमओ पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद सीएम ने जांच कराई थी। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सोमवार शाम आई रिपोर्ट में राजधानी में स्वास्थ्य मुख्यालय के महानिदेशक परिवार कल्याण की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम सेल में एक साथ 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से हजरतगंज थाने में तैनात पुलिसकर्मी सख्ती में हैं। तो ये हैं यूपी के ताजा हालात। लेकिन फिलहाल इस बीच राहत की बात यह है कि देश में अभी रिकवरी रेट बढ़कर 75.92% पर पहुंच चुका है और ये दर बढ़ती ही जा रही है, जो कि शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो
तो यूपी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और आए दिन किसी ना किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के भले ही तमाम दावे किए जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से इतर है, क्योंकि लखीमपुर खीरी से जो घटना सामने आई है वो दावों की सच्चाई को बयां कर रही है। कक्षा 12 की एक छात्रा की हत्या कर दी। छात्रा का शव मंगलवार को सुबह गांव के बाहर तालाब के किनारे पड़ा मिला। छात्रा की धारदार हथियार से हत्या की गई है। लगभग 8:30 बजे लड़की घर पे निकली है 8:45 पर। उसके बाद में जो है इन्होंने ढूंढने निकला बात को, जब यहाँ घर आई नहीं, लेट आई थी, ऑनलाइन करवाने के लिए गई थी, तो लगभग जो है 2 बजे तक का ढूंढा। फिर 4-5 बजे तक का, फिर जब नहीं आई थी तो चौकी गए थे। तो वहाँ जो है चौकी जाकर वहाँ पे पर बहुत मेहनत किया था, बहुत ढूंढा ढांढा यहाँ लोकेशन खोल कर, लग कुछ नहीं रहा हमको, कोई चीज़ नहीं लग रही, किसी पे शक नहीं है, ना कोई चीज़ है। उसके शव की हालत को देखकर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक छात्रा सोमवार को किसी काम से अपने कॉलेज गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी, तो घर वालों ने तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों के पास कॉल करके भी पूछा कि कहीं उनकी बेटी किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चली गई, लेकिन छात्रा का कहीं पता नहीं चला। फिर मंगलवार सुबह छात्रा का शव गांव से करीब 200 मीटर दूर खेत में मिला, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। वहीं छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की सूचना पाकर घटनास्थल पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ एसपी सत्येंद्र कुमार भी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। घटना के अनावरण के लिए हमने 3 टीमें लगा रखी हैं। एडिशनल एसपी लखीमपुर खीरी मौके में मौजूद है, वो खुद वहीं रहकर पर्यवेक्षण कर रहे हैं चीज़ों का। बहुत ऐसी उम्मीद है कि कुछ पुलिस को तथ्य सामने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस घटना को खुलासा होगा। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन तालाब के किनारे छात्रा का शव मिलने के बाद अब परिजनों का सब्र का बांध टूट गया है और पीड़ित परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को ढूंढकर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं। प्राइम न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।